देखिए हम लोग संस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। दो प्रकार की संस्थाएं, एक संवैधानिक संस्था और दूसरी असंवैधानिक संस्था। अभी फिलहाल हम लोग की बातचीत जो रही किसको की, संवैधानिक संस्थाओं पर। इस संवैधानिक संस्थाओं में हम लोगों ने किसको देखा, तो एक आप लोगों ने सबसे पहले वित्त आयोग देखा था, फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग देखा, उसके अलावा फिर एक आपने जो है वो लोक सेवा आयोग देखा था, और एक हम लोगों ने कैग को देखा था, ठीक है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। पूरा क्या है, क्योंकि जितने भी आप यहाँ पर संवैधानिक संस्थाएं देख रहे हैं सभी राष्ट्रीय स्तर की है, तो राष्ट्रीय स्तर के आप उसका नाम लगा लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, ठीक है। आर्टिकल 338, इसको अनुच्छेद जब पढ़ा रहे थे वहां पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। एक विशेष अधिकारी का पद रखा गया जो एससी और एसटी के हितों का संरक्षण करेगा। मतलब ये एक प्रकार से क्या है, ये जो आयोग बन रहा है, इस आयोग के माध्यम से क्या किया जाएगा, यहाँ पर एसटी और एसटी अनुसूचित जाति और जो जनजाति आयोग अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनके समस्त हितों के संरक्षण का जो है वो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, इसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग की होगी, ठीक है। 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, यहाँ पर क्या हुआ, पहली बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन हुआ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो इस संवैधानिक संस्था के तहत आर्टिकल ने तो ये कहा कि एक ऐसा पद होगा जिसके माध्यम से क्या होगा, एससी और एसटी के जो हित होंगे उनको संरक्षित किया जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, इनके पूरे संरक्षण के लिए केवल एक पद नहीं बल्कि पूरे एक आयोग, एक समिति का पूरा गठन कर दिया गया। और ये प्रावधान कब आया, तो 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत, ठीक है। यानी पहली बार ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो राष्ट्रीय आयोग बन रहा है वो 1990 में गठित हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का आया, जहां पर क्या किया गया, 338 ए जोड़ा गया। अब यहां पर जैसे इसको जोड़ा गया तो क्या हुआ, ये जो पहले आपका आयोग था इसमें क्या था, एक ही आयोग के माध्यम से एससी और एसटी दोनों के हितों का संरक्षण किया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, अब अलग अलग कर दिया गया। तो 338 के तहत क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान कर दिया गया, और 338 ए के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन का प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब 3-4 विषय यहाँ ध्यान समझना है। हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 338 है, उस 338 के तहत क्या कहा गया है कि एक विशेषाधिकार का पद होगा, या आप कह सकते हैं एक विशेष अधिकारी का पद होगा, जिसके तहत क्या होगा, एससी और एसटी के हितों का संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन हो रहा है 1990, और इसके तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया गया। जब कोई आयोग बन रहा है मतलब क्या होगा, उसकी कुछ संरचना होगी, उसमें एक से ज्यादा सदस्य होंगे, उनकी कुछ जिम्मेदारी बढ़ेगी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तो उसके बाद जाकर 89 अमेंडमेंट हो गया। 89वां संविधान संशोधन कब का है, 2003, ठीक है। और यहां पर क्या किया गया, फिर 38 ए का भी प्रावधान लेकर के आए, यानी 338 ए को लाकर जोड़ दिया गया। पहले भी चर्चा हुआ है कि जहां कहीं भी कोई किसी आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर में कोई दिखाई देता है तो चलो बाद में जोड़ा गया है। तो 338 ए कब जोड़ दिया गया, 2003 में। और इसके तहत क्या किया गया, एससी और एसटी दोनों के आयोग अलग अलग कर दिए गए। वर्तमान की स्थिति क्या है, आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन है, जबकि 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। अगर इसकी संरचना की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एक
उपाध्यक्ष होता है और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इस 3 पूर्णकालिक जो सदस्य हैं इसमें एक महिला होगी, ये अनिवार्यता है। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान रखिए कि इसकी संरचना में क्या है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्ण सदस्य। इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1 + 3, कितने लोग की संरचना हो गई, 5 लोगों की संरचना हो गई। इसमें एससी और एसटी दोनों की संरचना ऐसे ही चलेगी। इस आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन आर्टिकल 338 के तहत करते हैं। राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 338A के तहत करते हैं। दोनों ही आयोग में अलग अलग 5 सदस्यों की संरचना होगी, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और एक महिला। इससे होगा क्या, एससी और एसटी के हितों का तो संरक्षण होगा ही, साथ में इस वर्ग के महिलाओं के लिए भी विशेष प्रयास किया जाएगा। क्योंकि माना जाता है ना कि महिला अगर कोई है तो उस पर जिम्मेदारी बन जाएगी कि फिर वो महिलाओं के हितों का संरक्षण करे अपने वर्ग के। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। यह सेवा और जो शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण करने की शक्ति क्या है, राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब इन लोगों को किस किस कार्य की शक्ति है, किस तरह की सेवा दे सकते हैं, ये समस्त इनका कार्यकाल क्या होगा, ये सारी चीजें निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति। यानी पूरी तरह से राष्ट्रपति के नियंत्रण में ये सारे आयोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का। जो 5 सदस्यों की संरचना चुनी जा रही है वो क्या होगा, 3 वर्ष के लिए क्या होंगे, कार्यरत होंगे। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य क्या है, अब जान ही सकते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। प्रमुख कार्य क्या होगा, अपने अपने आयोग के माध्यम से एससी और एसटी के कल्याण तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए सिफारिशें करें। तो एक तो देखिए मुख्य रूप से कैसे काम हो सकता है, एक आप अपने स्तर पर देखिए कि एससी और एसटी में किन बुनियादी आवश्यकताओं की कमी है, कैसे उनके हितों को संरक्षित किया जा सकता है, कैसे उनका बेहतर विकास किया जा सकता है, कैसे उनको समानता के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आप अपनी रिपोर्ट भी सरकार को प्रस्तुत करिए, प्लस सरकार के माध्यम से जितने भी प्रकार के एससी एसटी हितों के संरक्षण को या उनके उत्थान को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, आप देखिए कि सरकार अपने उद्देश्य में कितना सफल हो रहा है। बहुत से बार नीतियां बहुत बनती हैं लेकिन जमीन पर उतर नहीं पाती हैं, बहुत से बार नीतियां बन करके जमीन पर उतरती भी है तो आधे रास्ते पर अटक के रह जाती हैं, बहुत से बार नीतियां ही ऐसी नहीं बनती हैं जिसके माध्यम से उनका वास्तविक विकास हो सके। तो ये समस्त जिम्मेदारी इनकी बनती है। और ये सारी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे, ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। एससी एसटी से जुड़े संवैधानिक संरक्षण से संबंधित मुद्दे, अब जो संविधान उनको अधिकार देता है उसका निरीक्षण करें तथा उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करें, कितने बेहतर तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसके अलावा एससी एसटी के हितों का अतिक्रमण करने वाले मुद्दों की सुनवाई करें। ऐसे मुद्दे जो एससी एसटी के जो हित हैं उनको उनसे दूर कर देता है। ठीक है, ऐसे मुद्दों पर सुनवाई करें, यानी कुल मिलाकर के उनके हितों का संरक्षण करें। आयोग को सिविल न्यायालय के समक्ष शक्तियां हैं, आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां हैं। मतलब जितना एक कोई सिविल न्यायालय अपना निर्णय लेता है तो उसको एक न्यायिक निर्णय माना जाता है, उसी तरह से क्या है यहाँ पर जो आयोग निर्णय लेता है वो भी क्या है, अपने आप में सिविल न्यायालय के निर्णय के समान ही अधिकृत माना जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है। समन जारी जिस तरह से कोर्ट किसी को भी समन जारी कर देता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा एससी एंड एसटी को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर आयोग से परामर्श किया जाए। मतलब अगर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के इनके उत्थान या विकास के लिए कोई भी नीति चलाई जा रही है, योजनाएं चलाई जा रही है, तो वो भी इनके परामर्श के पश्चात ही ज्यादातर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं इनके परामर्श के बिना कोई काम नहीं हो रहा है।
अब देखिए, जब ये परामर्श किसी चीज के लिए देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सरकार आयोग की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये ज्यादातर आप लोगों ने आयोग में देखा है कि उनकी जो सिफारिश होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन चूंकि वो रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर क्या होता है, दोनों सदनों में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई आप उनकी जो सिफारिशें हैं उसको क्यों नहीं मान रहे हैं। तो तर्क जहां अच्छा होगा वहीं से क्या होगा, चीजें निकल करके आएंगे। फिर आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएंगे, प्रस्तुत करेंगे। यदि आयोग की रिपोर्ट का संबंध किसी राज्य सरकार से है तो उपयुक्त कार्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में संपादित होगा। एक बात तो समझ पा रहे होंगे कि किसी भी राष्ट्रीय आयोग की जो कार्यशैली है उसमें कुछ प्रमुख विषय क्या है, क्योंकि सभी वैसे काम करेंगे। बस अब आपके लिए क्या है, वर्ग बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि किसी भी आयोग का जो एक कार्यशैली है उसमें बुनियादी चीजें क्या है। जैसे मान लेते हैं हम लोग, कोई देखे, अभी आपने जैसे देखा कि कोई जो है वो एससी और एसटी के संबंध में है, कोई अगर मान लेते हैं हम क्या है, महिला के संबंध में है, ठीक है, या हम मान लेते हैं कोई जो है ओबीसी के संरक्षण के लिए अगर बनता है, या हम मान लेते हैं कोई जो है कहें कि दिव्यांग लोग जो हैं, यानी किसी भी अगर इस तरह की चीजें बन रही हैं तो दो तरह की चीजें हमको ध्यान देना होगा। एक क्या है कि कुछ ऐसा आयोग होगा जो संविधान के द्वारा अधिकृत है। अगर संविधान के द्वारा अधिकृत है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हमेशा कहीं ना कहीं वर्ष भर कार्यरत रहेगा और उसकी कार्यशैली जो होगी वो कुछ नियमित नियमावली के साथ चलेगी। उसके लिए क्या है, कुछ नियम बनाए गए होंगे और ज्यादातर सभी जगहों पे आप देखेंगे उसको नियंत्रण किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। अब वो क्या करेगा, जिस वर्ग विशेष के लिए बनाया गया है उस वर्ग विशेष के हितों का संरक्षण करेगा और उसके पश्चात क्या होगा, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों में प्रस्तुत करेंगे और वो रिपोर्ट फिर क्या होगा, केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। केंद्र सरकार उनके अनुसार कार्य करेंगे या केंद्र सरकार की नीतियों में जो कमी रहेगी वो रिपोर्ट में प्रस्तुत होगी तो सरकार को बताया जाएगा। ये सभी जितने भी इस तरह के आप देख रहे हैं कि जो आयोग काम कर रहे हैं सभी वो ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे हम और भी देखेंगे तो सब जगह मुद्दे यही निकल के आएंगे। जैसे यहाँ पर आपने एक बार पढ़ लिया, चीजें समझ लिया, अब जैसे क्या हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आ गया, अब इसका भी काम वैसे ही चलता रहेगा। और ये देखा था आपने कि कहीं ना कहीं क्या था, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, यही जब लोग आरक्षण वाला मुद्दा पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, सबसे पहले जो प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, फिर द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, फिर आपने देखा तृतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था जो कुछ संशोधन की बात किया था, और इसी के माध्यम से जो मंडल आयोग था वो कौन था, द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट के तहत था। फिर ओबीसी आरक्षण आ गया था और उसके बाद फिर क्या है, अब वंचित वर्ग जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई। एक लंबे स्तर पे, अलग अलग स्तर पे लोग क्या हो गए, वंचित वर्ग के तहत आए, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ऐसे में फिर समय के साथ साथ क्या हुआ, इस आयोग की भूमिका बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ, फिर 102वां संविधान संशोधन हो जा रहा है 2018 का, और इसके तहत क्या हो रहा है, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक मान्यता मिल गई। यानी पहले ये किसकी उपज थी, पहले ये सरकार की उपज थी। सरकार ने क्या किया, प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, फिर द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार द्वारा हुआ, फिर तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार द्वारा, लेकिन अब क्या हो गया, संविधान द्वारा। कोई भी सरकार रहे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या होगा, वो अनवरत कार्य करता रहेगा। जैसे संवैधानिक संस्था बना, इस पर नियंत्रण किसका हो जा रहा है, राष्ट्रपति का हो जा रहा है। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे, राष्ट्रपति इस आयोग का मूल्यांकन करेगा और फिर आगे की क्रियाविधि बढ़ेगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था तब कहाँ है, 1953। उसके बाद द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन हुआ था 1979। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि पीछे से पढ़ के आ रहे हैं तो अचानक हम लोग 1993 पे ना पहुंचे,
ठीक, क्योंकि अब आप देख रहे हैं 1990 में जाकर के क्या है, 90-91 ओबीसी आरक्षण लागू हो गया है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, फिर एक अधिनियम बना, मैंने बताया ना सरकार की उपज है, अब ये कानून बन गया, संसद का कानून, ठीक है। और इसके तहत क्या है, ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसके लिए एक कानून बन गया। पहले सरकार अपने साथ गठित करती थी, अब संसद के प्रावधान के तहत कुछ नियम बन गए 1993 में। उसके बाद क्या हुआ, 102वें संविधान संशोधन के तहत 2018 में संवैधानिक दर्जा। तो सरकार की बात क्यों कर रहा हूं, देखिए यहां पर सरकार का तात्पर्य है कि सरकार के दो अंग हैं, एक है विधायिका और दूसरी है कार्यपालिका। अगर हम लोग विधायिका से संदर्भ में बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, संसद से कानून बनाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई कानून बन गया तो आप बताइए कि अगर एक सरकार थी वो समाप्त हो गई और उसकी जगह पे दूसरी सरकार आई तो क्या कानून बदल जाएगा? कानून बदल जाएगा? कानून कभी नहीं बदलता है। एक कार्यकाल में, किसी भी सरकार के कार्यकाल में जो संसद से कानून बन जाता है वो सरकार के भंग होने के या उनके कार्यकाल समाप्त के बाद कानून समाप्त नहीं हो जाता, कानून तो अनवरत चलता रहता है। तो इससे पहले जो सरकार के द्वारा कार्य होता था वो मुख्य रूप से क्या होता था, कार्यपालिका के उद्देश्य से होता था, कैसे हम ज्यादा बेहतर उनके लिए कुछ अवसर प्रदान कर सकें, इसके लिए क्या हो रहा था। अब कार्यपालिका के माध्यम से जो आप देख रहे थे, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 गठन किया गया। हुआ क्या, आपने देखा गठन करने के बाद भी लागू नहीं हुआ, रिपोर्ट आने के बाद भी। यहां पर भी देखा, ये बहुत लंबे समय बाद क्या है, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर जब वो लागू करने की भी याद आई, 79 में आ गया तो लागू होते होते 90 हो गया, 90-91 हो गया। इसका मतलब ये सरकार चाहे तो, लगता है तो उसको लागू कराता, चाहते हैं बस वो तो एक रिपोर्ट मांगा था ना। लेकिन फिर क्या हुआ, अब 1993 में जाकर क्या हुआ, अब एक इसके लिए क्या हो गया, कानून बन गया। कानून बनेगा तो अब उसकी एक कार्य प्रकृति विकसित हो जाएगी। कार्य प्रकृति मतलब कैसे कार्य करेगा, उसकी रिपोर्ट को कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट में क्या जिम्मेदारियां बनती हैं सरकार की। अब उसके रिपोर्ट जो है वो कुछ वैल्यूबल हो रहे हैं। इससे पहले क्या था, रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर रहे हैं, सरकार को अगर अच्छा लगा, हमारे लाभ का है लागू करा देते हैं, हमारे लाभ का नहीं है नुकसान का है लागू नहीं कराते हैं। तो सरकार तो अपने लाभ और नुकसान के साथ सोचती थी ना। अधिनियम बन जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद वो अब एक कहते हैं ना, एक नियमित प्रावधान में आ गया जिसको सरकार कोई भी रहे उस अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। लेकिन उसको और शक्ति देने के लिए क्या कर दिया गया, फिर उसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से क्या किया गया, अब गठित कर दिया गया, सिर्फ संवैधानिक। अभी इससे पहले क्या था, ये कानूनी अधिकार था। मतलब सरल शब्दों में अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रारंभ में क्या था, तो आप बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रारंभ में एक कानूनी अधिकार था, एक संसदीय प्रावधान था, एक अधिनियम के माध्यम से वो गठित होता था। फिर आगे क्या हुआ, तो आगे 2018 के बाद 102वां संविधान संशोधन हुआ और अब क्या हो गया, ये एक संवैधानिक प्रावधान। बस इतना ही अंतर है। दोनों शक्ति तो कार्य जैसे उसको बताए गए वैसे ही, भाई हमने कानून में जो जो बिंदु ला के रखा है ऐसे काम करेगा, वैसे काम कर रहा है। हमने संविधान में जो जो बिंदु ला के रख दिया ऐसे काम करेगा, वैसे काम कर रहा है। लेकिन अंतर क्या हुआ, संवैधानिक दर्जा कहीं ना कहीं कानूनी दर्जे से बहुत बड़ा होता है। कारण क्या है, संवैधानिक दर्जा कोई भी प्राप्त कर लेगा अगर एक बार, तो उसको संविधान से हटाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। और संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। ठीक है, पैतृक मंत्रालय, पैतृक मंत्रालय मतलब जिसपे इसका नियंत्रण चलता है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करेगा। ठीक है, मतलब इसको इस मंत्रालय के तहत लाके रख दिया गया, किसके? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो यहाँ पर क्या है? केंद्रीय समझ सकते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब यहाँ का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कार्य करेगा। ठीक, संवैधानिक दर्जा मिलने से लाभ क्या क्या है इसको देख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि अधिनियम और संवैधानिक दर्जा में क्या अंतर निकल के आ रहा है। सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने इससे पहले देखा था SC ST आयोग को लेकर के। ठीक है, दूसरा क्या है? ओबीसी से जुड़े मामले सीधे संसद के पटल पर आ गया। संसद के पटल का मतलब क्या है? अब उसमें सदन की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर अगर उसको हित ना मिल रहा हो तो वहां पे चर्चा कर सकें, उस पर बातें कर सकें। ठीक है, सरकार द्वारा आयोग की मांगों की उपेक्षा करना कठिन होगा। इसका मतलब क्या है? अब अगर आयोग अपनी कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो संसद में उसमें मुद्दा बनेगा, चर्चा उठेगा, सरकार को भी उसकी जवाबदेही बननी पड़ेगी कि भाई हमने इनकी रिपोर्ट को जो समीक्षा दी गई थी क्यों नहीं मानी है। तो इसके लिए क्या है? फिर उनको मतलब कहते हैं ना ओपन फेस पे आना पड़ेगा कि आप बताइए कि क्यों नहीं मान रही हैं। ठीक है, नहीं उससे पहले कानूनी जामा होता, सरकार नहीं मानती तो उसको कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो मंत्रालय के अधीन शक्ति पहुंच जाती है ना, मंत्रालय अच्छा काम कर रही, बुरा काम कर रही है, हर समस्या हम संविधान में थोड़ी ना उठा, सॉरी हर समस्या हम संसद में थोड़ी ना उठा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे क्या, मान लेते हैं पुलिस विभाग है, किसी न किसी मंत्रालय के अंतर्गत होगा कि नहीं होगा। हमारे क्या कृषि विभाग है, किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होगा कि नहीं होगा। इसी तरह हमारे क्या जो महिला कल्याण, बाल कल्याण, ये सारे किसी न किसी मंत्रालय के अधीन है कि नहीं है। तो क्या सारे को लेकर जो जो कानून बना है समय समय पर संसद में चर्चा होती है? नहीं होती है। क्यों? एक बार बन गया कानून, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद किसे याद है क्या कानून बना था? फिर तो लोग उस चीज से क्या होते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। इसे कल्पना करके देखिए अभी क्या है, आजादी से पहले जो हमारे क्या अपराध के नियम थे सारे बदल गए। 1 जुलाई से नया आपराधिक नियम लागू हो गया, बहुत हो हल्ला हो रहा है। आप बताइए 6 महीने बाद किसे याद रहेगा, साल भर बाद किसे याद रहेगा, 2 साल बाद 5 साल बाद किसे याद रहेगा? सब कहेंगे भाई यही धारा चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है। 15 साल बाद 20 साल बाद किसे याद रहेगा? बार बार उस पर चर्चा थोड़ी ना होती रहेगी। लेकिन जो संसदीय जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी सबसे बड़ी विशेषता हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत होगी तो हर साल उस पर क्या होगा? चर्चा होगी। ठीक है, राष्ट्रपति तो रिपोर्ट हर साल प्रस्तुत करेंगे ना। ओबीसी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। अब देखिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, तो अगर थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा तो जिस समय हम लोग क्या पढ़े थे, आर्टिकल 29 और 30 पढ़ रहे थे, वहां मैंने बताया था अल्पसंख्यक का आधार क्या है। अल्पसंख्यक का आधार धर्म है और भाषा है। तो धर्म और भाषा के आधार पर क्या है, किसी को अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष अधिकार क्या है। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 का है। इसके द्वारा क्या किया गया, भाग 17 में आर्टिकल 350 बी ला करके जोड़ा गया। क्योंकि संविधान संशोधन है इसका मतलब ये पहले था नहीं। अब इसके लिए क्या किया गया, इसका मतलब ये जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनके लिए विशेष अधिकार जो है वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत दिया गया है, मूल संविधान में नहीं था। उद्देश्य क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित करना और उनके लिए परामर्श देना। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 350 क्लॉज बी के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में मिलाकर इसे जोड़ा गया है। देखिए जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के समय मैंने आपके पास बताया था कि आपके पास अधिकार कितने तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3। कौन कौन से,
संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार और मानवीय अधिकार। लेकिन कहीं ना कहीं मानवीय अधिकार का भी तो संरक्षण संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के प्रावधान के तहत ही होता है। इसलिए अगर हम नियमों की बात करते हैं तो नियम में हमारे पास जो अधिकार हैं वो कितने होंगे? वो हमारे पास होंगे दो। कौन कौन से होंगे? एक होगा जिसे आप कहेंगे संवैधानिक अधिकार और दूसरा होगा जिसे आप कहेंगे कानूनी अधिकार। अब जब हम लोग कानूनी अधिकार की बात करते हैं तो कानून शब्द में आपको समझ में आ रहा है ये कानून कहाँ से बन के आ रहा है? ये कानून बन के आ रहा है संसद से। संसद से कोई भी कानून बन करके आया था तो इसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। लेकिन अब ये संसद में कानून बन रहा है तो जब हमारा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उस समय तो मूल व्यवस्था में ये नहीं ना रहे होंगे। बार बार इनको समय समय पर क्या है ला करके एक व्यवस्था में जोड़ा गया होगा। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? हम इसको कह रहे हैं अब गैर संवैधानिक अधिकार। क्यों? क्योंकि इस अधिकार का उल्लेख आपको संविधान में नहीं मिलेगा। इस अधिकार का उल्लेख आपको कहां मिलेगा? वो पार्लियामेंट में, सदन में जो कानून बनते हैं वहां पर मिलेगा। और हमेशा आप देखेंगे कि इसके नाम के आगे क्या लगा होगा? अधिनियम लगा होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 और दूसरा मैं आपसे कहूं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2024, दोनों में अंतर क्या है? जब आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1999 की बात कर रहे हैं तो ये क्या था? ये एक कानूनी अधिकार था। और जब आप राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 2024 कह रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका? बस में, क्योंकि 2018 तो यही अंतर हुआ ना कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उसको कानूनी अधिकार से हटा करके अब क्या कर दिया गया? संवैधानिक अधिकार। और हमेशा ध्यान रखिएगा संवैधानिक अधिकार जो है उसकी शक्ति वो कानूनी अधिकार से ज्यादा है। कारण दो कारण है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है किसी चीज को संविधान में बहुत सरल शब्दों में लिखा गया हो, प्रावधान बड़े सरल हो, कानून बनाए गए और कठोर बना दिए गए। एक्चुअल में हम लोग ये मान के चलते ना कि भारत का जो मूल दर्शन है, भारत में जो शासन की मूल व्यवस्था है, उसका आदर्श कहाँ से निकल के आता है? संविधान से निकल के आता है। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान सभा के जो लोग थे जिन्होंने इतना पवित्र काम किया है, उनका उद्देश्य जो था वो राष्ट्र निर्माण था। उनका उद्देश्य जो है एक लोकतंत्र को बेहतर या स्वस्थ अवस्था में पहुंचाना था। उनका उद्देश्य जो था वो वंचित, पिछड़े या ऐसे वर्ग जिनका शोषण हुआ उनका उत्थान था। उस समय संविधान के निर्माण के समय उनका कोई उद्देश्य वोट बैंक नहीं था कि हमको किससे लाभ मिल सकता है। समय समय पर जब सरकार बनती गई, कानून बनाता गया, हो सकता है सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में उसको कहीं ना कहीं क्या हो, अपने वोट बैंक की भी चिंता सता रही है। और इसलिए हो सकता है कि उसके कानून कुछ ऐसे प्रावधान जो नहीं होना चाहिए था रख दिया किसी विशेष को खुश करने के लिए। हो सकता है कुछ कानून ऐसे हो जो नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं रखा गया किसी विशेष को खुश करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि संविधान में जो बातें हैं वो पवित्र हैं,
मौलिकता उसकी ज्यादा है, नैतिकता उसकी ज्यादा है। जबकि अधिनियम भी सुशासन के लिए ही है, लेकिन एक नैतिक आधार पर देखें, कानून की निगाह में दोनों समान होगा, लेकिन नैतिक आधार पर संविधान की चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, आइए तो अब हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं गैर संवैधानिक संस्था। अब ये गैर संवैधानिक संस्था क्या है? पहले बता दिया, इन संस्थानों में कहीं पर भी आपको अनुच्छेद का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मूल संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये समय समय पर कानून द्वारा बने होंगे, ये इनको ध्यान में रखना है किस कानून के तहत बना है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है, देखिए अगर हम लोग देखें, आइए देख लेते पीछे तक, 10 दिसंबर 1948, मैंने भी आपको क्या बताया, अभी आपको बताया ना कि 3 प्रकार के अधिकार समानता हम चर्चा करते हैं। एक कैसा? संवैधानिक, दूसरा कानूनी, तीसरा मानवाधिकार, मानवीय अधिकार। तो मानवीय अधिकार भी अपने आप में क्या है? बहुत बड़ा अधिकार है। ठीक है, और देखिए इसकी हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र यूएन के एक इकाई के रूप में काम करता है। आज जब IR पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई। इसका तात्पर्य क्या है? कि पूरी दुनिया में मानव के अधिकारों का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश के, सभी के मानव अधिकार का क्या होना चाहिए? एक तरह से वहां पर उसका संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्तर पर बात करें, इसके तहत व्यक्तिगत गरिमा। अब समझ सकते हैं मानव अधिकार में क्या आएगा? सबसे पहली चीज तो क्या आता है? व्यक्तिगत गरिमा आता है। इसके अलावा क्या है? समानता स्त्री और पुरुष के बीच में। इसके अलावा क्या है? सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक की बात करते हैं उसमें न्याय या समता। ठीक है, हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय समता लेकर के आता है। इसके अलावा क्या है? उनके स्वतंत्रता जैसी चीजें भी आती हैं। इसके अलावा अगर कोई पूछे कि मानवीय अधिकार से आप क्या समझते हैं, मेंस का क्वेश्चन आपके लिए हो जाए, मानवीय अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारत में मानवीय अधिकार के संरक्षण के तहत किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आप मानवीय अधिकार क्या है इसे बताने का प्रयास करेंगे। आप अपनी परिभाषा बनाने से बेहतर है कि यूएन जैसी संस्था, मतलब यूएन की जो महासभा ने एक उल्लेख किया है मानवीय अधिकार क्या होता है, उसे आप बता सकते हैं। तो यहीं से बात को शुरू कर सकते हैं कि 1948 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवीय अधिकार की सार्वभौमिक भूमिका या परिभाषा उल्लेखित किया गया। इसके तहत व्यक्ति की गरिमा, स्त्री पुरुषों में समानता, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय तथा समता व स्वतंत्रता जैसे मूल विषय रखे गए जो व्यक्ति के मानवीय अधिकार को मतलब उल्लेखित करते हैं। या कोई परिभाषा भी मिल गई यहां से कि मानवीय अधिकार क्या होते हैं। भारत ने 1948 में ही मानवीय अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिया। देखिए, भारत पूरी दुनिया में आज भी अपनी स्वतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता के पहले के स्तर तक हमेशा से मानवीय अधिकारों का पक्षधर रहा है। भले इसके पास कोई संविधान रहा हो या ना रहा हो, कोई चार्टर रहा हो ना रहा हो। मध्यकाल के इतिहास में भी आप देखते हैं कि भारत में क्या होता, जब युद्ध होते थे तो उसमें मानवीय गरिमा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता था। ठीक है, मध्यकाल के इतिहास में जब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ आप कुछ परंपराएं देखिए, जैसे आपने देखा जो एक जौहर प्रथा होता था। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा क्या होता था? होता था ना, जब कोई मतलब मध्यकालीन आक्रमणकारी आता है और वो क्या करता है, आक्रमण कर लेता है, तो उसके बाद जो राजा होते थे, राजा तमाम सारी रानियां, उस पूरे क्षेत्र की महिलाएं क्या करती थी, वो आग में कूद जाती थी। मतलब आप कल्पना करके देखिए, अभी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 8 महीने पहले मैं एक वीडियो देखा था, उसमें एक इस्लाम धर्म का अनुयायी था,
जो अब वो इस्लाम धर्म को छोड़ दिया था। तो वो बताया कि मैं मतलब इतना कट्टर था, वहाबी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था, 7 साल का 8 साल का था तब से मुझे इसमें लाया गया। मतलब वो बताया किस तरह से धर्मांतरण कराने के लिए जो हम लोग को उकसाया जाता था। और उसमें क्या था, उसमें ये बात मतलब स्पष्ट रूप से, उसका नाम जो है सलीम करके कुछ है, यूट्यूब पे डालेंगे, तमाम उसके पूरे वीडियो पड़े हैं, ठीक है, देखे हैं। मतलब उसने उस चीज में स्पष्ट रूप से ये बात बोला कि मुझे अगर दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय किसी चीज का मलाल है तो ये है कि मैंने कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया। और उसके बाद बताया कि हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, मतलब जो शब्द का प्रयोग किया, सेक्स स्लेव है, वो सिर्फ इसलिए होती हैं कि आप उनके साथ क्या करिए, सेक्स करिए, बच्चे करिए और उसके बाद उनको छोड़ दिए। किसी को भी मारते हैं अगर आप, मारने का आपको पता है क्या मिलेगा, मारने के बाद आपको जो उसका उपहार मिलेगा वो उसके घर की बहन, बेटियां और माताएं। ये उसका स्टेटमेंट है जो उसने आकर के मतलब जगह जगह पे चैनलों पे बोला है। जब मैं सुना तो मैं सोचा कि 2023 में इस सोच के साथ किसी को बड़ा किया जा रहा है, तो आप कल्पना करके देखिए कि मध्यकाल के इतिहास में जो जौहर प्रथा रही होगी वो क्या भूमिका अदा कर रही है, जिसको हम लोग उतनी गहराई से सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन उसको सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों पूरे एक समाज की जो महिलाएं थीं वो क्या होता था, जैसे कोई आक्रांता जीतता था तो उसके बाद क्या करती थी, वो आग में कूद जाती थी। पूरे का पूरे मतलब राज्य साम्राज्य की हजारों महिलाएं जो है वो क्या कर रही हैं, आग में कूद जा रही हैं। सोचिए कितनी बर्बरता रही होगी। तो वो क्या था, वो कहीं ना कहीं मानवीय अधिकारों का उल्लंघन आप देखेंगे। और जब उस समय भी आप देखेंगे भारत में युद्ध होता था, उससे पहले युद्ध होता था, मोहम्मद गौरी कितनी बार हारा, कितनी बार हारा, मोहम्मद गौरी हारा था पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। यहां पर मानवीय गरिमा में हमेशा ये चीज होता था कि अगर कोई आक्रांता भी होता था, युद्ध भी होता था, कोई अपनी पराजय स्वीकार कर लेता था तो उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन बाह्य आक्रांता जब आते थे तो वो क्या करते थे, किसी नहीं छोड़ते थे। जिससे युद्ध कर रहे हैं उसको तो मारते ही थे, उसके साथ साथ क्या करते थे, उसके घर परिवार के लोग, आसपास के समाज के लोग जो युद्ध में नहीं इन्वॉल्व हैं उसको भी मार देते थे। तो मेरे कहने मतलब कि भारत की जो छवि है वो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक मानवीय अधिकारों के संरक्षण में हमेशा रहा है। इसीलिए इसको स्वीकारने में थोड़ा सा भी समय नहीं रहा। 1998 में यूएन के महासभा ने क्या कहा, जैसे इस बात को प्रस्ताव में रखा भारत ने कर लिया, और आज दुनिया में भारत सबसे ज्यादा मानवीय अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। जो बांग्लादेश था, 1971 का युद्ध किस लिए हो रहा था, मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए तो हुआ कि वहां पर क्या हो रहा था, जो मानव है उनके साथ क्या था, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, उनका वेशभूषा, उनका जो भी आचरण है उस सब के विरुद्ध क्या उनके ऊपर बर्बरता से मतलब प्रहार किया जाता। तो हम लोग जब यूएन को पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही पढ़ेंगे इस पे, तो ये जरूर चर्चा का विषय होगा कि वहां पर अभी 2023 की घटना है, जो यूएन महासभा का अध्यक्ष था वो खुद यहाँ पर आया था, भारत के दौरे पर आया था। तो उसने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र और इसकी संस्थाएं जो हैं वो एक पंगु हैं। उसका अध्यक्ष खुद इस तरह का बयान दे रहा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी इस तरह के प्रयास नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर ये यूएन से मुद्दा था, आप यहां से जोड़ के समझ सकते हैं। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य था, एक तरफ यूएन ने क्या किया, प्रस्ताव किया, और भारत सबसे पहले देशों में से था जिसने किया। और आज भी भारत क्या करता है, मानवीय अधिकारों के संरक्षण पर ही कार्य करता है, भारत में नहीं केवल बल्कि पूरी दुनिया में। ठीक है, अब इससे जो संबंधित चार्टर थे इस पर हस्ताक्षर किया, और चार्टर पर हस्ताक्षर करने का मतलब वो चीजें बाध्यकारी हो जाती हैं। लेकिन कितने देशों ने किया होगा, कितने देशों ने हस्ताक्षर करने के बाद भी क्या मानवीय अधिकारों के संरक्षण में कोई प्रयास नहीं किया होगा। ठीक है, किंतु मानवीय अधिकारों के संबंध में संस्थागत प्रयास 1993 में हुआ। इसका मतलब क्या है, 1948 में भारत ने इसको स्वीकार लिया, लेकिन इसको लेकर ना कोई अधिनियम बना, ना कोई आयोग बना, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब ये क्या हो रहा है, मानवीय अधिकार संरक्षण अधिनियम बन रहा है 1993। इसमें बहुत चौंकिएगा नहीं कि 1948 में स्वीकारे थे और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 1993 में जाकर के इस पे कानून आ रहा है। क्योंकि मैंने क्या बताया, भारत में मानवीय अधिकार जैसी चीजें जो है वो यहाँ के लोगों के डीएनए में है।
अगर उसके लिए कानून नहीं भी बना है तो भी वहां पर व्यवहार में क्या ये चीज है। और इसीलिए मैंने कुछ इतिहास के पन्ने से आपको बताया कि प्राचीन समय से आप ऐसी चीजों को देखेंगे जहां पर लगातार आप देखेंगे कि भारत की पृष्ठभूमि में जो राजा महाराजा हुए हैं उनकी कार्य पद्धति में आपको मानवीय अधिकार जैसी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब इस पे अगर प्रयास नहीं किया गया तो इस चीज पे काम नहीं हो रहा था। बस ये है कि जब कानूनी जामा पहना देते हैं तो उसके संरक्षण का प्रावधान और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी आपसे कहें कि भाई क्या आपका हृदय द्रवित होता है, आप कहकर जब भी आप देख रहे हो अपने आसपास कुछ गरीब लाचार ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, तो क्या आपका हृदय द्रवित होता है? आपने कहा हाँ सर, कभी कभी तो पिघल जाता है। तो मैं कहा क्या करते हैं? क्या कुछ नहीं करते हैं सर, जब भी कुछ हो सकता है तो थोड़ा बहुत उनको कुछ खाने पीने के लिए दे देते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो रात का बचा खाना जो है वो जो बाहर फेंकते हैं उससे अच्छा बटोर के ले जाकर के उनको दे दें, उनके लिए तो वही आहार हो जाएगा। आपको पता है कितनी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो क्या करती हैं, जो होटलों में जाती हैं, मैरिज लॉन में जाती हैं और सभी जगहों पे क्या होता है जो रात का खाना बचता है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, उनको क्या करती हैं वहां से ले लेती हैं और उसके बाद वो क्या करती हैं, वो जाकर गरीबों में बांट देती हैं। अब ये मान लेते हैं कभी कभी आप कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, आप अवसर की तलाश में बर्थडे है जिसको बहुत ज्यादा अपने कार्य शैली पर और संस्कृति पर विश्वास होता है, वो हो सकता है दोस्तों के साथ जाकर के पार्टी करने से बेहतर घर में एक छोटी सी पूजा और उसके बाद गरीबों के लिए दान भोजन जैसा कुछ कर दे। बनास में आप जाएंगे ना, बनास में घाटों पे जब जाएंगे बहुत से ऐसे वहां पर संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, उनके पास सारा सामान है, कारीगर है, सब कुछ है और वहां पर आप क्या करिए, जैसे आपकी श्रद्धा है कि आज मेरा दिन है तो हम चाहते हैं कुछ करें, बर्थडे है या एनिवर्सरी है या माता पिता की पुण्यतिथि है तो कुछ करें, तो क्या करेंगे आप उनको वहां पर अपना राशन ले आकर दे दीजिए। वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं, पकाते हैं, उनके लोग हैं और वो क्या करते हैं वहां पर जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए क्या होता है, वो भंडारा चलता है। आपका अपने तरफ से एक दिन का सहयोग हो गया तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ गरीबों के लिए किया। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर मान लीजिए एक नियम हम लोग लगा लें कि भारत जैसी संस्कृति में या परंपराओं में आप जो अपने बर्थडे पर केक काटकर दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 500 रुपए का कुछ भी आप वितरण गरीबों के लिए करिए। 500 रुपए का कम से कम आप वितरण क्या करिए, गरीबों के लिए करिए। कुछ नहीं कर सकते, 500 रुपए की चॉकलेट खरीद लीजिए और चॉकलेट खरीदने के बाद क्या है, जहां पर भी देखिए मंदिर के पास, घाट के पास, शहर के किनारे आपको कहीं ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनको आप चॉकलेट बांट दीजिए। कुछ नहीं कर सकते, प्राइमरी स्कूल के पास पहुंच जाइए, चाहे गांव के बच्चे जानते हैं किस स्तर के होंगे, 500 रुपए की चॉकलेट बांट दीजिए। अब आप बताइए, अगर आप इस तरह के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लेते हैं, आपको 500 रुपए का केक काट करके खाने में ज्यादा खुशी मिलेगी या 500 रुपए का चॉकलेट गरीब बच्चों को बांट करके? 500 नहीं कर सकते, 100 रुपए कर दीजिए। आप लोग को मैंने बताया, क्या पता आप लोगों में से किसी की आत्मा जाग जाए और कहे नहीं 500 कर सकते, 10 रुपए का ही करेंगे। भाई नहीं, हम मतलब 500 की चॉकलेट खरीद सकते, 1 रुपए की 10 टॉफी खरीद के हम बांटेंगे। अपनी नीयत में साफ रहेंगे, जितनी हो सकेगी उतने का हम करेंगे। सोचिए कानूनी अधिकार बन जाए, बांटना ही बांटना है, संरक्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यही मैं कह रहा हूं कि व्यवहार में नैतिकता के आधार पर चीजें समाज में व्याप्त होती हैं, अगर उस पर कानूनी जामा पहना दिया जाए तब क्या होगा, क्या होगा, वो और बेहतर तरीके से क्या होगा, फलीभूत होगा, क्योंकि तब वो अनिवार्य हो जाएगा, आपको ऐसे करना ही करना है। तो सभी विषयों पे तो सबको नहीं बाध्य किया जा सकता, आप कितना लोगों के लिए कर रहे हैं इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन आप कितना लोगों के हितों को छीन रहे हैं इसके लिए बाध्य किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आप अपने स्तर से बढ़ करके मानवीय गुणों को या मानवीय अधिकार को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी के मानवीय अधिकारों को छीन रहे हैं, वंचित कर रहे हैं, तो उसके लिए कानून होगा। और यही सारे प्रावधान आप देखते हैं, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, ये सब कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बताया तब आया। अरे हमारे संविधान में सारी चीजें विशेषता में है कि नहीं है? आप देख रहे हैं वहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है?
आप देख रहे हैं वहां पर स्त्री पुरुष समानता की बात की जा रही नहीं की जा रही है, वहां पर व्यक्ति की गरिमा की बात की जा रही नहीं, स्वतंत्रता की बात की जा रही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है संयुक्त महासभा में जो बात प्रस्तुत की गई वो संविधान को पढ़ करके ही रख दिया गया है, नहीं लग रहा, सारे बात वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये इसलिए बता रहा कि ये मत सोचिएगा कि लंबा समय लगा, जरूर उसको कानूनी जामा पहनाने में लंबा समय लगा, लेकिन चीजें थी। और जो दान दक्षिणा का प्रावधान है एकदम आप परंपरागत स्तर से देखना प्रारंभ किए हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं क्या था, इन्हीं सब चीजों के संरक्षण के लिए था। देखिए मानवीय अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, केंद्र व राज्य स्तर पर मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ। ये कैसा निकाय है, संवैधानिक और सांविधिक, यही तो अंतर है। सांविधिक यानी अब ये क्या है, संसद के कानून से बनकर आ रहा है, गैर संवैधानिक भी आ जाएगा आपका इसी में। ठीक है, क्योंकि गैर संवैधानिक में आपने पढ़ा था ना, एक संवैधानिक होगा, एक सांविधिक होगा, दूसरा कार्यकारिणी होगा। कार्यपालिका के द्वारा किसी एक चीज का गठन किया जा रहा है तो वो क्या हो रहा था, कार्यकारिणी, और अगर संसद के माध्यम से किया जा रहा है तो सांविधिक हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए NHRC के अध्यक्ष, NHRC का मतलब आयोग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, अधिनियम आयोग, उसी के लिए क्या है ये, नेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज कमीशन। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर होती है। अब ये प्रावधान यहाँ पर बदलते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, अभी तक तो सीधे आपने देख लिया कि राष्ट्रपति, यहाँ पर भी कह रहे राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, लेकिन फिर इतना लंबा चौड़ा उसके बीच में शब्द लाके क्यों जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अधिनियम के तहत बना है ना। अधिनियम में सिर्फ ये नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति कर लेंगे, ये भी बताया गया कि राष्ट्रपति करेंगे कैसे, तो प्रधानमंत्री अर्थात सरकार की भूमिका बढ़ेगी उसमें। ठीक है, तो NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर। इसका मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहले एक समिति का गठन होगा, फिर वो समिति सदस्यों का निर्धारण करेगी, सदस्यों का निर्धारण पश्चात फिर वो क्या करेगी, उनके नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजेगी, और फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पर अपना मोहर दे देंगे। इस तरह से क्या होगा, गठन हो जाएगा। ठीक है, अब उच्च स्तरीय समिति में कौन कौन होगा, तो एक तो होंगे प्रधानमंत्री, एक होंगे लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरे होंगे राज्यसभा का उप सभापति, और फिर क्या होंगे, सदन के दोनों सदनों के विपक्ष के मुख्य नेता और गृह मंत्री। 6 लोगों की टीम होगी जो उच्च स्तरीय समिति है। अब ये जिसको निर्धारित करेंगे वो क्या होगा, वो मानवीय अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों में से चुना जाएगा। ठीक है, कौन कौन हो गया, तो सबसे पहला हो गया आपके प्रधानमंत्री, फिर कौन हो गया आपका लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा से सभापति को न लेते हुए उप सभापति को लिया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ऑलरेडी भूमिका में है तो उपराष्ट्रपति को लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उप सभापति का नाम यहाँ पे कहा गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पे विपक्ष के नेता और एक गृह मंत्री। यानी सरकार के दृष्टिकोण से कौन कौन हो गया, तो सरकार के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो गए, इसके अलावा विपक्ष के दृष्टिकोण से हो गया दोनों सदन के प्रमुख नेता हो गए, इसके अलावा दोनों सदन के प्रमुख में राज्यसभा में उपसभापति रहेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार 5 सदस्यीय निकाय है। अब ये 6 सदस्यों की टीम जो चुनाव करेगी वो क्या करेगी, वो 5 सदस्यों का करेगी। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग होगा वो 5 सदस्यीय आयोग है। सदस्यों का मतलब समिति होती है, सभी आयोग में लगभग आप 5 सदस्य ही देख रहे हैं। ठीक है, 1+4 की संरचना। अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य या अन्य न्यायाधीश। इसका मतलब इसका अध्यक्ष कौन होता है, रिटायर्ड जज होता है। कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा अन्य 4 सदस्य कहां से आएंगे, तो एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा, दूसरा 3 ऐसे सदस्य जिन्हें
मानवाधिकारों के संबंध में व्यापक जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव हो। ज्यादातर क्या होंगे इसमें, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं समाज सेवा का काम करते हैं ना, एनजीओ वगैरह काम करते हैं, या उससे कोई प्रशासनिक पद पर कार्य किए और लंबे समय तक क्या है वो मानवाधिकारों के ही विभाग से जुड़कर कार्य किए हैं, तो ऐसे में क्या होगा उनके पास एक बेहतर अनुभव होता है, तो उनको जोड़ा जाएगा। इन सब में क्या है, महिला सदस्य अनिवार्य है। ठीक है, तो पूरे प्रावधान में क्या देखें, एक आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं अब गैर संवैधानिक संस्थाएं, उसमें पहला देख रहे हैं मानवाधिकार आयोग। तो उसमें सबसे पहली बात आई कि मानवाधिकार है क्या, तो उसमें सवाल निकल कर जो सवाल था उसका जवाब निकल के आया कि 1948 में सबसे पहले यूएन की महासभा ने क्या किया, मानवाधिकार बताया कि क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा। भारत ने उसी समय क्या किया, वहां पर उसके चार्टर पे हस्ताक्षर कर दिया। 1993 में भारत क्या कर रहा है, अपने क्या एक मानवाधिकार अधिनियम बना रहा है। इसके तहत प्रावधान क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि जो मानवाधिकार आयोग होगा वो 5 सदस्यीय होगा। इस 5 सदस्यों का चयन कैसे होगा, तो 5 सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च समिति के द्वारा होगा। ये उच्च समिति में कौन लोग होंगे, 6 लोग होंगे। 6 लोग पे भी हम लोगों ने चर्चा किया कौन कौन होंगे। फिर अगला बात क्या हो गया, जो 5 सदस्य होंगे उसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और 4 क्या होंगे, अन्य सदस्य होंगे। उसमें जो एक अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश रिटायर्ड। इसके अलावा अन्य सदस्य में कौन होंगे, एक आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, रिटायर्ड शब्द का प्रयोग नहीं है यानी वर्तमान का। इतने आपके यहाँ हाई कोर्ट है, किसी भी एक हाई कोर्ट का कोई एक मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। उसके अलावा 3 सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे, मानवाधिकार से संबंधित विषयों पर विशेष उपलब्धियां हासिल किए लोग होंगे। लेकिन इन 3 सदस्यों में से एक कोई महिला होना भी अनिवार्य है। ठीक है, देखिए इसमें पदेन सदस्य, पदेन सदस्य का मतलब क्या हो गया, जो इसके सदस्य होंगे ही होंगे। जो आप देख रहे हैं 4 सदस्य हो रहे हैं, 4 सदस्य में एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और महिला आयोग के अध्यक्ष, ये क्या है, पदेन सदस्य हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये भी इसमें अपना भूमिका निभाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कार्यकाल कितना होता है इनका, 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की जो आयु है क्या है इनका कार्यकाल, मतलब या तो 3 वर्ष या तो 70 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है, पुनः कार्यकाल, तो आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य, यद्यपि आयोग में पुनः कि आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य आयोग में पुनः नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य आयोग में पुनः नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पुनः कार्यकाल का प्रावधान यहाँ पर है। कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते, ये एक बड़ी प्रक्रिया है। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई बनता है तो समझ सकते हैं 3 वर्ष वाला जो बनेगा वो कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका होगा। इसका मतलब कोई अपनी नौकरी थोड़ी ना खराब करेगा, मतलब बहुत युवा अवस्था में कोई उस पर जाकर के नहीं बनता होगा। एक लंबे समय से वो कहीं ना कहीं कार्य करके रिटायर्ड हो गए होंगे, प्लस या रिटायर्ड होने के करीब होंगे, तभी उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती होगी। ठीक है, तो कार्यकाल समाप्ति के बाद केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते हैं। आयोग प्रतिवर्ष अपने दायित्वों के निर्वहन एवं सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। अब ये भी क्या कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग की रिपोर्ट का संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। प्रावधान वही जैसे आपने संवैधानिक संस्थाओं में देखा। ठीक है, चलिए इससे आगे एक दिन और लगेगा, कल इसको खत्म कर देंगे। ठीक।